तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग आज बात करेंगे आपका सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। अब इसमें सबसे जो पहला सेक्शन हमारा 472 मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस, ये एक नया प्रोविजन है जो ऐड किया गया। हालांकि ये यूज होता था पहले, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू या और सारी चीजें हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। मर्सी पिटिशन आप सभी को मालूम है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जाती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में थी, है ना, स्पेसिफिकली हमारी सीआरपीसी में नहीं थी। तो अब हमारे बीएनएसएस में भी हमारे इस प्रोविजंस को ऐड किया गया है। हालांकि बात वहीं की करता है ये, लेकिन हमने ऐड कर दिया है ना, इस प्रोविजन को। तो क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि मर्सी पिटिशन इन डेथ केस, है ना। तो मर्सी पिटिशन याद रखिएगा हमेशा डेथ केस में ही फाइल होती है। किसी इंसान को जब डेथ पनिशमेंट दी जाती है तो वो जाता है कि भाई हमें माफ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, है ना, हमारी जान ना ली जाए। तो क्या कह रहा है सेक्शन देखते हैं 472। ए कन्विक्टेड अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, ए कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ और हिज लीगल हेयर और एनी अदर रिलेटिव में, है ना, मतलब तीन लोगों में से कोई भी, या तो जो पर्सन है जिसको सजा मिली है डेथ पनिशमेंट वो, या उसके लीगल हेयर, या फिर आपका उसका कोई रिलेटिव। इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी सबमिटेड ए पिटिशन फॉर मर्सी, अगर उसने मर्सी पिटिशन कहीं सबमिट नहीं किया तो फाइल ए मर्सी पिटिशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के सामने फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 72, और बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 161। ठीक है, within the period of 30 days from the date on which the superintendent of the jail inform him about the dismissal of appeal, review or special leave to appeal by the supreme court, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया है ना, उसका रिव्यू था उसको डिसमिस कर दिया है, या फिर उसका जो अपील करने का जो उसका परमिशन वो लेने सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, एसएलपी जो फाइल करी थी वगैरह, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। या फिर उसका जो डेथ सेंटेंस है वो कंफर्म कर दिया है हाईकोर्ट ने, और इसकी इंफॉर्मेशन उसको एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने दे दी। ठीक है, तो यानी कि उसकी अपील, रिव्यू या स्पेशल लीव जो डिसमिस हो गया उसकी इंफॉर्मेशन उसको सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ने दे दी उस दिन से 30 दिन के अंदर में, या फिर जो हाई कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस कंफर्म किए उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको दे दी। ठीक है, एंड द टाइम अलाउड टू फाइल दैट अपील स्पेशल लीव इन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपायर्ड, है ना, और इसकी जो टाइम लिमिट थी स्पेशल लीव फाइल करने की, अपील फाइल करने की, वो एक्सपायर हो चुकी है। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिए कि आपकी डेथ सेंटेंस आपको सेशन कोर्ट ने दी, ये गई हाई कोर्ट के पास। ठीक है, हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म कर दिया, तो कंफर्म करने के बाद हम अपील का, ठीक है, और रिवीजन का, है ना, स्पेशल एसएलपी का वेट करेंगे, है ना, ये फाइल हो जाए और ये जब डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तब हम अपील फाइल करेंगे। या फिर इसको उस पार्टी ने फाइल ही नहीं किया जिसको ये सजा दी गई, उसने फाइल ही नहीं किया, तो जिस दिन हाईकोर्ट कंफर्म कर देगी उस दिन के बाद जो भी दिन पड़ेगा, मतलब जिस दिन ये टाइम पीरियड इनको फाइल करने का खत्म हो रहा है उस दिन के बाद से जो है 30 डेज आपकी। समझ में आ गई बात, कि आपका जो टाइम पीरियड था अपील फाइल करने का, एसएलपी फाइल करने का, या तो वो एक्सपायर हो गया हो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद, और इसकी इंफॉर्मेशन आपके एसपी ने, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ने, पुलिस ने, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल, एसजे इसको क्या लिख सकते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल ने आपको दे दिया। या फिर आपकी अपील वगैरह सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, एसएलपी फाइल हुई थी, रिवीजन रिव्यू फाइल हुआ था, और उसको जो है क्या किया गया है, डिसमिस कर दिया गया। ठीक है? तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई उसके 60 दिन के अंदर अंदर। फिर इसके बाद कह रहा है कि भाई जब भी आप मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे तो सबसे पहले आप गवर्नर के पास जाएंगे, एंड गवर्नर अगर रिजेक्ट कर देगा तो फिर आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, है ना। और गवर्नर कितने दिन में इसका जवाब देगा, ठीक है, तो उसका भी टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है कि भाई 60 डेज के बाद में, जिस दिन गवर्नर उसको डिस्पोज ऑफ करेगा उसके 60 डेज के अंदर में आपको प्रेसिडेंट के पास जाना है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दे, रिजेक्ट कर दे, उसके 60 डेज के अंदर में आपको प्रेसिडेंट के पास जाना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल है उसकी, या जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल होता है ना, उसका ये ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे, क्या इंश्योर करे, that every convicted in the case, there are more than one convicted in the case, also file the mercy application within the period of 60 days। ठीक है, कि भाई मान लीजिए 3-4 लोग हैं,
है ना। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें यहाँ पे निर्भया गैंग रेप का, उसमें 4 लोग थे, तो चारों की मर्सी पिटीशन जो है वो फाइल हुई हो 60 दिन के अंदर अंदर में। क्यों ये चीज लाई कि आपको मालूम है? ताकि सर डिले को रोका जा सके सर। हाँ, आप निर्भया वाले केस में देखेंगे उसको सजा जो है 2013 में ही मिल गई थी, है ना। 12 में केस हुआ, 13 में ही सजा मिल गई, है ना। कंफर्म हो गया डेथ पनिशमेंट, सेशन कोर्ट ने कर दिया। बट सजा मेरे ख्याल से 19 वगैरह या कितने में हुई है ना। हाँ, 19 या 20 ऐसे कुछ हुई है आपकी, 6-7 साल बाद। क्यों? क्योंकि उसका जो एडवोकेट था वो यही करता था, क्या करता था, पहले एक की पिटीशन लगाई रिव्यू, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर दूसरे की लगाई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर तीसरे की लगाई, फिर रिजेक्ट हो, ऐसे करके उसने बहुत टाइम डिले लिया। तो इसलिए कहा गया कि भाई जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल है या जो ऑफिसर ऑफ द जेल है वो क्या करे, इंश्योर करेगा कि अगर एक से ज्यादा कन्विक्ट है, सबको डेथ पनिशमेंट मिली है, तो सबकी मर्सी पिटीशन 60 दिन के अंदर अंदर में फाइल हो जाए। ठीक है। और नॉन रिसिप्ट ऑफ सच पिटीशन फ्रॉम द अदर कन्विक्ट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल शैल सेंड द नेम एड्रेस कॉपी। अगर बाकी में से किसी ने नहीं भेजा है, किसी ने भेजा किसी ने नहीं भेजा, तो उस सिचुएशन में उनका नाम, एड्रेस, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द केस और जो भी अदर डिटेल्स वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दे फॉर द कंसिडरेशन फॉर द मर्सी पिटीशन, है ना। कि भाई अगर उन लोगों ने खुद नहीं भेजा तो आप ही उठा के सारा उसका डिटेल वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दें। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जब वो रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी तो क्लाउज 4 कहता है कि वो कंसीडर करेगा, उसको सारी चीजें देखेगा, है ना। और रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को बिहाफ पे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है वहां पे, है ना। कितने दिन में? 60 डेज में। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द रिकॉर्ड फ्रॉम द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द जेल, है ना। मतलब कि पहले उस पे, कहने का मतलब है पहले जब रिकॉर्ड भेजी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पहले स्टेट गवर्नमेंट अपना देखेगी, सारा चीज बताएगी उसमें, एंड उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे कि हाँ भाई इसको देना है कि नहीं देना। कितने दिन में? 60 दिन के अंदर में, जिस दिन से उसको स्टेट गवर्नमेंट से वो कमेंट उसके ऊपर मिला है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में 5 लोगों ने मर्सी पिटीशन फाइल कर दिया, 5 लोगों ने नहीं फाइल किया, तो इनका सारा डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कमेंट वगैरह देके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगी। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में करेगी? जिस दिन से इन्होंने भेजा है उसके, स्टेट गवर्नमेंट ने जिस दिन से अपना कमेंट दिया है उसके 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। और कह रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सुप्रीम ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम दी सुप्रीम, मतलब ठीक है। कहने का मतलब देखा जाए तो दो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है ना, कि आपका जिस दिन से सुप्रीम ऑफ जेल ने आपको रिकॉर्ड भेजा और जिस दिन से आपका स्टेट गवर्नमेंट ने कमेंट भेजा, तो हो सकता है इसमें कुछ दिन का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे यहाँ पे हो सकती है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 60 दिन का टाइम पीरियड है। 60 दिन में प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई क्या करना है यहाँ पे आपको। ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का रोल आएगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, है ना, कि भाई उस वैसे पिटिशन का क्या करना है ना। उस हिसाब से उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर एक से ज्यादा कन्विक्ट है तो ठीक है, एक साथ सबको डिसाइड करेगा, है ना, कि भाई सबको सजा देनी है, नहीं करनी, क्या करना नहीं करना। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भाई जब ऑर्डर आएगा प्रेसिडेंट का, उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, 48 घंटे के अंदर में उसको कम्युनिकेट कर देगी होम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। मतलब स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट होता है उसको कम्युनिकेट कर देगी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को कम्युनिकेट कर देगी, और ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द जेल उसको कम्युनिकेट कर देगी। मान लीजिए अगर माफ कर दिया तो भी बता देगी 48 घंटे के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर माफ नहीं किया, बोला नहीं इसको फांसी मिलनी चाहिए, तो वो भी बता देगी 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। कोई अपील लाइज नहीं करती है इसकी, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि भाई ये लास्ट रिजॉर्ट है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्सी पिटीशन जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। हमने हाई लोअर कोर्ट देखा, सेशन मतलब सेशन कोर्ट देखा, हाई कोर्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट देखा, उसके बाद हम प्रेसिडेंट के पास गए। अब प्रेसिडेंट ने भी मना कर दिया उसके बाद थोड़ी कि फिर आप पहुंच जाएंगे कि नहीं, हम या तो किसी इंटरनेशनल कोर्ट के पास जाएंगे या फिर हम अपने वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, तो फिर प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं होगी कभी जिंदगी में। तो इसलिए नो अपील शैल लाइज इन एनी court against the order of the president or of the governor made under section 172 and 161 of the constitution of India। ये फाइनल होगा, एंड क्वेश्चन जो भी होगा एज टू द अराइवल ऑफ द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट।
कि भाई आप ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई आपने क्या चीज देखा तो मना कर दिया और क्या चीज देखा तो आपने कहा कि नहीं प्रेसिडेंट जो है साहब आप इसको सजा दीजिए, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी ये सवाल नहीं हो सकता है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है हमारा उसके खिलाफ है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है वहां से सारा प्रोसीजर फॉलो होके ही प्रेसिडेंट के पास आया है ना। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का जो रूल्स है हमारा उसके अगेंस्ट नहीं जाता। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी को? ठीक है, बड़ा एकदम सिंपल सिंपल सा है ना, मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप है, इसमें वैसा कुछ है नहीं कि जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जो याद करना पड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपना पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस वगैरह, है ना। 173, 173 में आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को तीन जो वर्ड है उनका माने याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सस्पेंड मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपकी सजा रोक दी गई, सजा मिलेगी नहीं ये नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगी, हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मिले, अभी नहीं मिलेगी। कुछ भी रीजन हो सकता है, आपका केस अपील में है, आपका केस रिव्यू में है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो दैट इज सस्पेंशन। ठीक है, दूसरा रिमिट, कि भाई आपकी पनिशमेंट या तो पूरी तरीके से बोल दे कि खत्म आपको सजा नहीं मिलेगी, या कह दे कि चलो 10 साल की जगह पे 5 साल सजा आप काट लो। ठीक है, एंड उसके बाद एक वर्ड आएगा कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन का मतलब होता है सजा को चेंज कर देना। अब उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें आपका एक आएगा कि डेथ पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को जो है वो अप टू मतलब मिनिमम 7 ईयर तक की पनिशमेंट में कर देना, है ना, 7 से लेके जो भी आप ऊपर तक कितना भी करें। ठीक है, 7 साल तक की सजा या उससे ज्यादा की सजा है तो उसको कम से कम 3 साल तक की सजा में कर देना, है ना। ये सब चीजें हम लोग का है, मतलब सजा जो है वो उसका नेचर ही पूरा हम चेंज कर देंगे, है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। 473 बात करता है पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस। ये कह रहा है व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू प्रिजन पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम इसमें डीप में जाएंगे, क्या है उसको देखेंगे। मे एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन। ठीक है, कोई कंडीशन लगा के, जब बिना किसी कंडीशन के द पर्सन सेंटेंस एक्सेप्ट सस्पेंशन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस और रिमिट द होल एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच ही हैज बीन सेंटेंस। या तो उसकी जो सजा है उसको सस्पेंड, उसको उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दे, या फिर उसकी सजा को पूरे तरीके से होल और इन पार्ट या कुछ उसका हिस्सा जो है वो क्या कर दिया जाए, रिमिट कर दिया जाए। ठीक है, एप्लीकेशन कौन करेगा? वेन एवर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब कि आपकी क्या बात हो रही, कौन करेगा यहाँ पे एप्लीकेशन? आपका बिजनेस करेगा जिसको सजा मिली। और द सस्पेंशन और रिमिशन ऑफ द सेंटेंस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड द प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट बिफोर और बाय विच कन्विक्शन वाज हैड और कंफर्म, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि जब भी सजा कम करने की बात होगी, हमेशा जिस जज ने उस सजा को दिया है उससे पूछा जाएगा उसका ओपिनियन। हाँ भाई, आपने इस मुजरिम को जो है वो फांसी की सजा दी है, या आपने इस मुजरिम को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, हम इसकी सजा को कम करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, तो उससे पूछा जाएगा उसका ओपिनियन, स्टेट हिज ओपिनियन एज टू वेदर द एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड together with his reason for such opinion, and also to forward with the statement of such opinion a certified copy of the record of the trial or of such record thereof as exist। भाई उसको अब इतना सारा केस उसने देखा, कौन से केस में उसने फांसी दिया, कौन से केस में, उसको थोड़ी याद है। तो सारी चीज रिकॉर्ड रिकॉर्ड भेजा जाएगा और उसका जो भी ओपिनियन होगा उसके पीछे का रीजन भी उससे पूछा जाएगा कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भाई सजा तो उसी जज ने दी ना, तो उसका ओपिनियन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे ओपिनियन लेगी। उसके बाद कोई भी कह रहा है कि भाई इफ एनी कंडीशन ऑफ विच ए सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रिमिट इन द ओपिनियन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट फुलफिल द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कैंसिल द सस्पेंशन और रिमिशन। भाई आपको कुछ कहा गया था कि भाई आप ये काम करेंगे, इस ये कंडीशन हम लगा के आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी सजा को कम कर रहे हैं, लेकिन आप निकलने के बाद सुधरे नहीं, आप वही जो कंडीशन था उसको वायलेट कर दिया आपने, तो आपका जो सस्पेंशन है, जो रिमिशन है, वो क्या हो सकता है,
कैंसिल हो सकता है। ठीक है। और आपको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, रिमांडेड टू अंडरगो द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। जो सजा आपकी बच रही थी उस सजा के लिए अब आपको कहा जाए कि चलिए अब आप काटिए। कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसकी सजा कम करके मान लीजिए 14 साल कर दिया गया। अब वो जो है 14 साल के बाद निकला, फिर उसने कोई बदमाशी करी, कोई कंडीशन वायलेट कर दिया, तो उसको पकड़ के लाएगी पुलिस बिना वारंट के, अरेस्ट करेगी और उसको फिर जेल में डालेगी, बोलेगी चलो बाबू अब जो है आप पूरे जिंदगी भर वापस अपनी पुरानी वाली सजा को काटो। ठीक है। सर अगर किसी और केस में आता है तो? किसी और केस में तो उसका अलग केस चलेगा ना उसके ऊपर फिर तो। अब किसी के ऊपर यही कंडीशन है तो भाई आप निकल के कोई दूसरा ही क्राइम नहीं करेंगे, तो वो तो उसने उसका वॉयलेट किया किया, लेकिन जो दूसरा क्राइम किया उसके लिए भी तो उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। बात समझ में आ रही है? उसकी सजा वो अलग काटेगा। ठीक है। The condition on which the sentence is suspended or remitted under this section may be one to be fulfilled by the person in whose favor the sentence is suspended or remitted, or one independent of his will। है ना, कहने का मतलब भाई कि भाई जिसकी सजा कम की जा रही है, जिसकी सजा रिमिट की जा रही है, भाई उसी के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको निकलने के बाद कह रहे हैं कि भाई आपके माता पिता को ये चीज पूरी करनी पड़ेगी, उसको ही फुलफिल करनी है। ठीक है। बताइए, किसी का कोई सवाल है? सर ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 14 ईयर में दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों एक ही अलग अलग है सर? दोनों अलग अलग है। 14 ईयर का तो अभी कुछ वैसा रूल ही नहीं है। पहले ये था कि जैसे आपकी जो सजा होती है वो ये कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कि अगर आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कभी हमको काउंट करना पड़े कितनी होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, 20 साल मानेंगे 20 ईयर्स। 14 ईयर्स वाला तो कोई मामला ही नहीं है, बट लॉ जो हमारा ये कहता है कि अगर हमको कभी जरूरत पड़ी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंट करने की तो हम 20 साल मानेंगे उसको। है ना। अब सवाल आता है कब जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अटेम्प्ट में किसी भी ऑफेंस का अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें सजा कितनी मिलती है, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है उसकी हाफ। है ना। अब कोई ऑफेंस है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और उसका हमने अटेम्प्ट किया, तो कौन इंसान कब मरेगा हमको तो पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे उसकी हाफ। तो उस सिचुएशन में ये 20 ईयर हमारा काम आएगा। दैट मीन्स कि अब हम उस इंसान को उस ऑफेंस की अटेम्प्ट की पनिशमेंट खाली 10 साल तक दे सकते हैं। समझ में आई बात? जनरली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की जो सजा है वो आपकी जब तक नेचुरल लाइफ एंड नहीं होगी तब तक मिलेगी आप, लेकिन कभी हमें काउंट करने की जरूरत पड़ी तो उस सिचुएशन में हम उसको 20 साल मानेंगे, लेकिन वो 20 साल है नहीं ओरिजिनल सेंस में। ठीक है। चलिए, 14 साल का रूल ये है कि 14 साल के रूल में ये था आपका पहले, अब तो शायद हट गया है पता नहीं, पहले ये था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर किसी को मिलती थी और वो 14 साल की सजा काट लेता था तो उसकी सजा जो है वो माफ कर दी जाती थी 14 साल के बाद। ठीक है। एटलीस्ट 14 साल आपको सजा काटनी, किसी को भी अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा कम करनी है ना, रिमिट करनी है, तो उसको एटलीस्ट 14 साल की सजा काटनी जेल में। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम लोग आ गया। हाँ, ठीक है। इसमें फिर एक बात है आपका, आ गया। ठीक है, बाकी इसमें सब ऐसी रीडिंग वाले हैं, बट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको देख लीजिए। कह रहा है कि भाई प्रोवाइड दैट इन द केस any sentence other than sentence of fine passed on the person above the age of 18 ईयर, 18 साल से ज्यादा कोई पर्सन है उसके ऊपर कोई imprisonment लगाई गई, कोई सजा उसको दी गई। No such petition by the person sentence or by other person on this behalf shall be entertained unless the person's sentence is in jail and
कह रहा है भाई कोई ऐसा पर्सन है जिसकी 18 साल से ज्यादा की उम्र है और उसको फाइन छोड़ के कोई और सजा दी गई, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, कहने का सिंपल सा मतलब है। तो उसकी एप्लीकेशन या उसके अदर किसी पर्सन की एप्लीकेशन तब तक एंटरटेन नहीं होगी जब तक where such petition is made by the person sentence is presented through officer in charge of the jail, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल उसके थ्रू वो जब तक वो एप्लीकेशन ना आई हो, या फिर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा की गई है, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन हो कि द सेंटेंस पर्सन इज इन जेल, कि भाई वो जो पर्सन है जिसके लिए हम आए हैं सजा अपनी कम कराने के लिए, वो पर्सन जेल में। तो एफिडेविट में एक डिक्लेरेशन लिख के वो उस पिटिशन के साथ भेजेगा। ठीक है, बस ये कहने का मतलब है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लाउज 7 आपका, जो कि है 474 का। वो कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन होगी। तो यहाँ पे दो मतलब है आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। एक तो पहला कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपका अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें लॉ है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आती है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे तो कोई आपका डाउट ही नहीं। ठीक है, कि जब भी कोई ऐसा लॉ है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर उस पर आती है, वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आती है उस पर, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। दैट मीन्स उस केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही सजा माफ कर सकती है। जैसे कि टेररिस्ट वगैरह एक्ट हो गए हमारे, उसमें आपका एक्यूज का कोई लेना देना, सॉरी स्टेट का कोई लेना देना, वहां पे अगर माफ करनी होगी सजा तो सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करेगी। ठीक है, लेकिन आपका ऐसा कोई केस है जो स्टेट गवर्नमेंट जिस पे कंट्रोल रखता है, इन अदर केस द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस और द सेड ऑर्डर इज पास्ड, है ना। अदर केसेस में जहाँ पे जो अदर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, या कह लें कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होती है, उन सिचुएशन में आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या कह रहा है कि जहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ना, ऑफेंडर इज सेंटेंस, और जहाँ पे क्या है ऑर्डर पास हुआ। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हमारा क्लेरिफिकेशन भी हो गया इससे कि जिस स्टेट में केस का ट्रायल चला है, तो इसी से आप उस केस को याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, बिल्किस बानो बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2024 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। ठीक है, कैप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसी को थोड़ा सा एलोबरेट और करता है ये केस। ठीक है, अब हमें देखना है कि पावर टू कम्यूट सेंटेंस की। ऐसा नहीं कि भाई कम्यूट करके सेंटेंस कम्यूटेशन का मतलब क्या है, कम्यूटेशन का मतलब होता है कि सजा का नेचर आप बदल दें, है ना, सजा को आप चेंज कर दें। तो ऐसा थोड़ी हुई कोई इंसान जो है वो आपका डेथ पेनल्टी वाला है और उसको बोले कि भाई चलो ठीक है डेथ पेनल्टी नहीं, तुम काम करो 2 साल की सजा काटो और तुमको छोड़ दें। कोई इंसान ऐसा है जिसकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी और उसको बोला कि चलो तुम 5 साल सजा काटो तुमको छोड़ दें, नहीं ना। भाई किसी इंसान को अगर डेथ पेनल्टी मिली है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में, दैट मीन्स कि वो बड़ा ही खतरनाक टाइप का उसने क्राइम किया होगा, बड़ा ही सीरियस नेचर का उसने ऑफेंस किया होगा, है ना। तो इसलिए कुछ तो सजा एटलीस्ट इतनी काटे वो जेल में, ताकि वो विक्टिम एटलीस्ट सेटिस्फाई हो, एक जस्टिस हो विक्टिम के साथ, है ना। तो इसलिए एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि कितनी सजा कितनी कम्यूट हो सकती, कितनी कम हो सकती। तो यही कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस कम्यूट सेंटेंस ऑफ डेथ टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। दैट मीन्स कि अगर किसी इंसान को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में ही कम्यूट हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप उसको कहें कि नहीं नहीं 10 साल की सजा काटो और निकल जाओ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में रहेगा वो डेथ पेनल्टी वाला, जेल से ही वो फिर मर के बाहर निकलेगा। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट लाइफ किसी को मिली तो कम से कम 7 साल की सजा काटेगा। ठीक है, 7 साल की सजा काटेगा ही काटेगा। उसके बाद किसी को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो कम से कम वो 3 साल की सजा काट के निकलेगा। किसी को 7 साल से कम मिली है तो एटलीस्ट वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन, तो उसको एटलीस्ट उसके ऊपर फाइन लगा के उसको छोड़ेंगे। और कोई अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है फॉर टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस। ठीक है, ए सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड फॉर सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस। ठीक है, अगर रिगरस दिया है सिंपल दिया है तो फिर कोई भी टर्म्स उसके लिए हम कर सकते हैं। ठीक है,
अब कह रहा है कि भाई ये बताइए कि क्या क्या चीजें आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब आप किसी की सजा को कम करेंगे तो आप क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे। तो इसमें केस लिख लीजिए आप लोग, लक्ष्मण नास्के, NASKAE, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2000 का ये केस है। ठीक है, इसमें कहा गया कि 5-6 चीजें हैं जो हम कंसीडर करेंगे जब किसी की सजा को कम करना है। पहला, लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, वेदर ऑफेंस कमिटेड अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। वेदर ऑफेंस कमिटेड अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज, सोसाइटी को क्या बहुत ज्यादा वो ऑफेंस जो है क्या अफेक्ट करता है। वेदर देयर इज एनी चांस ऑफ फ्यूचर रिकरेंस ऑफ कमिटिंग द क्राइम, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वो फ्यूचर में फिर से ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करे। तीसरा, कि वेदर कन्विक्टेड हैज लॉस्ट पोटेंशियल टू कमिट क्राइम। ठीक है, वेदर कन्विक्ट हैज लॉस्ट पोटेंशियल टू कमिट क्राइम। वेदर कन्फिनिंग कॉन्फाइनिंग द कन्विक्ट इज फ्रूटफुल एनी मोर, मतलब उसको अगर जेल में अंदर ही रखा जाए तो हो सकता है किसी का भला हो, है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ दें बाहर फिर वो क्राइम करने लगे, सबको मारने लगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्टेड फैमिली, है ना, कि भाई अब मान लीजिए कोई इंसान है जिसको सजा तो दे दी, उसने किसी सिचुएशन में क्राइम कर दिया था, लेकिन गरीब है बेचारे घर वाले पूरे, वो घर का इकलौता था जो सबको खाना खिलाना पिलाना सब कुछ करता था, उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है 4 लोगों का घर बच जाए। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द ऑफेंडर इज इन जेल वाइल अप्रूविंग फॉर रिमिशन। ठीक है, कि भाई वो जेल में होना चाहिए जब उसका हम रिमिशन वगैरह कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी है, मुझे एक टीचर ने सुनाई थी हम लोग के कॉन्फ्रेंस में, मैं चाहता हूँ आप लोग भी सुन लें। ये जो 5th पॉइंट हमने पढ़ा ना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कन्विक्टेड फैमिली, इसके ऊपर है। 2 मिनट लगेगा, सुन लीजिए, याद रहेगा इससे ये पॉइंट आपको। कि एक जज साहब थे, वो रिटायर होके अपना एक आए हमारे सर के घर में। सर ने उनसे पूछा एक सवाल, मतलब बड़े अकड़ू टाइप के थे, बड़े मतलब बड़ा कड़ा कड़ा जजमेंट उन्होंने दिया। तो बहुत डरते हुए सर ने पूछा कि सर कभी ऐसा हुआ है आपसे जज साहब कि आपने कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जो आपको लग रहा है कि हम गलत दे रहे हैं बट आपने फिर भी दिया। तो कहा कि एक बार हुआ है। बोला कब? बोला कि एक बार एक आदमी था, उसको उसकी वाइफ को जला के मारने के केस में मेरे पास लाया गया था। केस चला, सारी चीजें हुई, बट फिर भी मैंने उस इंसान को जो है बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये शॉक्ड हो गया, बोला कि यार किसी इंसान ने अपनी बीवी को जला के मार दिया और आपने उससे को बाइज्जत बरी कर दिया, क्यों? तो बोला वहां पे 2 सिचुएशन थी। एक, कि जो स्टेटमेंट था लड़की का, उस स्टेटमेंट में लड़की ने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया था या फिर कुछ वैसी बात कुछ ऐसी कही थी ताकि उसका हस्बैंड केस में ना फंसे। बाकी पूरा वो था प्रूफ कि भाई इसको मारते हुए देखा, सारी चीजें थी, बट लड़की ने आखिरी स्टेटमेंट में ये बात नहीं कही थी। दूसरा, कि उस इंसान के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो जज साहब ने बोला कि देखो वो औरत जब मर रही थी तब भी वो अपने बच्चे का सोच रही थी कि भाई अगर मैं नाम ले लूंगी हस्बैंड का तो हस्बैंड को भी सजा हो जाएगी, फिर मेरे बच्चों का क्या हो। एक बात। दूसरी बात कि अगर सच में हम इसको ये सारे एविडेंस के ऊपर सजा दे देंगे तो जो है सच में इसके बच्चों का क्या होगा, उनको फिर फ्यूचर में। तो अगर हम इसको पनिशमेंट दे देंगे तो जस्टिस तो होगा, बट फिर एक काइंड ऑफ इनजस्टिस भी एक जगह पे होगा कि बच्चों का फ्यूचर फिर खत्म हो जाएगा, बेचारे वो अनाथ रहेंगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने उसके ऊपर कंडीशन लगाई कि भाई तुम बच्चों का ख्याल रखोगे, ये करोगे वो करोगे, और इस कंडीशन पे उसको फिर छोड़ दिया। ठीक है, अब एक बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, एक स्टोरी है द काइंड ऑफ कि भाई आपको चीजें याद रहे। तो कहने का मतलब यही कि भाई कुछ कुछ सिचुएशन में अगर हमें लगता है कि नहीं भाई ठीक है इसने क्राइम कर दिया था, फ्यूचर में चांसेस है इसके रिहेबिलिटेशन का, अच्छा एक्ट बिहेव दिखा रहा है अपना हॉस्पिटल इसमें उस जेल के अंदर में, ठीक है, और इसके छोड़ने से बहुत लोगों का भला हो सकता है, तो कोर्ट या जो गवर्नमेंट हमारी वो आपकी सजा को कम कर सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल?
ठीक है, यही वाला पॉइंट था जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ये वाला कि 7 साल तक फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर, ये पहले 14 साल था, ये याद रखिएगा, है ना। ये अभी किसी ने सवाल भी जो पूछा कि 14 साल में और लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिफरेंस क्या, डिफरेंस यही था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पहले 14 साल कंप्लीट करने के बाद माफ कर दी जाती थी आपकी सजा, है ना। तो यही होता था कि किसी को अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो बस वो इंतजार करता था 14 साल होने का, उसके बाद सरकार उसकी सजा माफ कर देती थी। लेकिन अब क्या हो गया, इसको घटा के 7 साल कर दिया गया। तो अब इसमें नहीं कंफ्यूज होना है आपको कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 7 साल, मतलब ये है कि 7 साल के बाद आपकी सजा माफ की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कोई कुछ नहीं कह रहा है ऐसे, क्लियर है ये? जी सर। चलिए फाइन। तुलसी रहती है क्लास में तो लगता है कि हाँ पढ़ा रहे हैं, किसी आवाज आती रहती है। सर लेकिन 475 में तो 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट लिख रहा है। हाँ सर साक्षी क्या कह रही है? इसमें 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट लिख रहा है जब तक कम्यूटेशन नहीं दिया जाएगा, रेमिशन में कम्यूटेशन नहीं दिया जाएगा। कम्यूटेशन नहीं दिया जाए, समझा नहीं मैं आपका सवाल। सर आप कह रहे थे ना 7 साल तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया जा सकता है, फिर 7 साल तक अगर सजा भुगत ली हो, तो इसमें तो 14 साल लिख रहा है ना सर। नहीं, कह रहा हूँ कि उतने साल का वो सजा काट लेगा तो उसका फिर वो सेंटेंस कम्यूट हो जाता है जनरली। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने जैसे ही लिखा है ना यहाँ पे कि भाई कम से कम 7 साल की तो सजा वो काटेगा ही। किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है और आप उसकी सेंटेंस कम्यूट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि एटलीस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एटलीस्ट 7 साल की वो सजा काटेगा ही। देखिए लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर, मतलब 7 साल से कम की सजा आप उसको नहीं देंगे अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे से पनिशमेंट में। तो एटलीस्ट 7 ईयर की पनिशमेंट वो काट के ही निकलेगा जेल से। वो 10 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बट कम से कम 7 साल। पहले यही 14 थी कि 14 साल कम से कम वो काट लेगा, फिर गवर्नमेंट आएगी बोले कि चलो ठीक है इसका गुड बिहेवियर था, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। समझ में आई बात? ओके सर। ठीक है, 474 में चलिए अब 2 सेक्शन है, इसको बस आप लोग रीड कर लीजिएगा। इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग का सेक्शन 506 एंड सेक्शन 507 ये बताता है कि भाई कब कब प्रोसीडिंग इरेगुलरिटी होगी तो वो जो आपका पूरा ट्रायल है उसको खराब नहीं करेगा, और कब कब होगी तो ट्रायल को खराब कर देगा। ठीक है, इरेगुलरिटी विच विटिएट प्रोसीडिंग 507, इरेगुलरिटी विच डज नॉट विटिएट द प्रोसीडिंग, है ना 506। ये 2 सेक्शन बस रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीजें हमने अपने अंदर में पढ़ी है, बस इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अब नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग आएंगे लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, है ना, सेक्शन 514। ठीक है, चलिए 513 जो है बात करता है आपका लिमिटेशन पीरियड की, कि लिमिटेशन पीरियड का मतलब होगा जो कि सेक्शन 514 में बताया गया है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन बेसिकली आपका होता है कि कितना टाइम आप जो है आपके पास केस को फाइल करने का। ठीक है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमने यहाँ पे बता रखा है 3 केस के लिए, और यही आपको याद रखना है, इस पूरे टेबल को आपको याद रखना है कि कहता है कि कोर्ट जो है केस में कॉग्निजेंस नहीं लेगा अगर वो हमारा जो केस है 514 की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर वो हमारा केस है ऐसा है जिसमें सजा क्या है 6 मंथ है। ठीक है, सॉरी सजा क्या है, फाइन है, सॉरी सजा क्या है, फाइन है। तो 6 मंथ में अगर वो केस नहीं हुआ आपका तो कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा। 6 महीने के बाद अगर कोई ऐसा आपने केस किया है, ऑफेंस किया है जिसमें सजा सिर्फ फाइन थी, तो 6 महीने में अगर आप अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचे तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा उसमें। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट जो है वो 1 साल तक की है, तो अगर आप 1 साल के अंदर में अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचे उसकी कंप्लेन लेकर, तो 1 साल के बाद जो है कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा।
एंड लास्ट 3 साल, कि 3 साल से तक का कोई केस है, 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक का कोई ऑफेंस है जिसमें मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा है, तो 3 साल के अंदर अगर आप अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचे तो उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। दैट मीन्स क्रिमिनल लॉ में अप टू 3 ईयर वाले केसेस के लिए टाइम पीरियड है, बट 3 ईयर से ज्यादा वाले केसेस के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। कोई मर्डर करता है, कोई आपका रेप करता है, कोई एक्सटॉर्शन तो नहीं आएगा, आपका डकैती, रॉबरी, ये सब ऑफेंस करता है, तो उसमें आपका कभी भी केस फाइल हो सकता है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। हमने पढ़ा है कि डिले ऑफ एफआईआर आपका ट्रायल को खराब नहीं करता, बट अगर आप उसका प्रॉपर ग्राउंड नहीं देंगे कि क्यों डिले हुआ, तो वो उससे आपका जो केस है वो लूज हो सकता है। ठीक है ना। तो क्रिमिनल लॉ में डिले ऑफ एफआईआर इज नॉट अ वेरी बिग इशू इफ यू हैव अ प्रॉपर ग्राउंड फॉर दैट डिले, देन योर केस इज स्ट्रांग। बट अगर आपने ग्राउंड सही नहीं दिया, क्यों आपने केस फाइल नहीं किया, तो उससे आपका केस लूज हो सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर फाइन है तो 6 महीने के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना है। अगर आपका क्या कहते हैं उसको 1 साल तक का कोई ऑफेंस है तो उसमें 1 साल के अंदर में लेना है। अगर 3 साल का ऑफेंस है तो 3 साल। एकदम ईजी है, याद रखना, कोई इसमें बड़ा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। कंप्लेन केस और एफआईआर केस दोनों में। सबकी बात हो रही, सबकी बात। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 2-3 सेक्शन लगे हैं, तो जो सबसे सीवियर पनिशमेंट वाला ऑफेंस होगा उसका जो है वो डिसाइड किया जाएगा, है ना। मान लीजिए थेफ्ट भी लगा है ना। उसके बाद जो है ट्रेसपास भी लगा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी लगा है। तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसमें है आपकी? थेफ्ट में। तो थेफ्ट का सेक्शन हम देखेंगे कितने साल की पनिशमेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग 515 में। 515 में कहता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन से स्टार्ट होगा। ठीक है। या फिर अगर आपको नॉलेज नहीं थी कि कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो जिस दिन आपको नॉलेज हुई, ठीक है, when the commission of the offense was not known to the aggrieved person by the offense or to any police officer, the first day on which such offense come to knowledge of such person or to any police officer whichever is earlier। अब कह रहा है भाई कि आपको ऑफेंस के बारे में पता ही नहीं था, तो जिस दिन आपको पता चला, है ना, और जिस दिन वो चीज पुलिस ऑफिस किसी ऑफिसर को पता चली उस दिन से। अब ये सिचुएशन कब हो सकती है? मान लीजिए आपके घर में चोरी हुई, है ना। आप तो हर दो रोज अपना लॉकर खोल के नहीं देखते, कोई आया आपके लॉकर से पैसा निकाला, लॉकर वैसे ही लॉक करके चला गया। चोरी आज हुई, लेकिन आपने 2 महीने बाद अपना लॉकर खोला, देखा उसमें जेवर गायब है। तो कब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा? जिस दिन चोरी हुई तब से, या जिस दिन आपने लॉकर खोला उस दिन से? चोरी हुई। जिस दिन चोरी हुई है। पता जिस दिन से चला जिस दिन जब पता चला, जब लॉकर खोला। जिस दिन पता चला है आपने, जिस दिन लॉकर खोला उस दिन। भाई जिस दिन आप लॉकर खोलेंगे उसी दिन तो आपको पता चलेगा कि मेरा सोना गायब है। कब गायब हुआ नहीं हुआ वो तो आपको पता ही नहीं है। तो आपको तो उस टाइम तक पता ही नहीं था कि आपके घर में चोरी भी हुई है। चोरी आपको चोरी का पता कब लगा? जिस दिन आपने लॉकर खोला। भाई लॉकर खोला, देखा सोना चांदी सब गायब है, पैसे गायब है। तो कमेंसमेंट पीरियड काउंट तब से होगा। ठीक है। और उसके बाद कि अगर जो ऑफेंडर है उसके बारे में भी आप नहीं जानते हैं, ठीक है, तो जिस दिन आप फर्स्ट डे आप ऑफेंडर की आइडेंटिटी जान लेंगे उस दिन से। कह रहा है when it is not known to who by whom the offense was committed, the first day on which the identity of the offender is known to the person aggrieved by the offense or to the police officer making investigation into the offense whichever is earlier। ठीक है, कि भाई जिस दिन से आपको उस ऑफेंडर का पता चला या फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसको उसके बारे में पता चला, उस दिन से आपका पीरियड काउंट किया जाएगा। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है जो आपको बस ध्यान रखना है कि जिस दिन पीरियड काउंट स्टार्ट होगा वो दिन काउंट नहीं होगा। ठीक है। दैट मीन्स कि आज के दिन चोरी हुई, अगर मान लीजिए 14/03
2026 को चोरी हुई तो दिन हम 15 से काउंट करेंगे, 15/3/2026। 14 तारीख का दिन काउंट नहीं होगा। किसी कोई सवाल? यस सर, यस सर। बताइए। रिस्पेक्टेड सर, ये जो ऑफेंडर का डिटेल जो पता चलेगा जब तक नहीं, तब उस दिन से स्टार्ट होगा। तो उस चीज सर, कौन सा एप्लीकेशन उस ट्रायल में डालते हैं? कौन सा? वो प्रोसेस के लिए कोई एप्लीकेशन डालना पड़ता होगा ना? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं डालना पड़ता हमको उसके लिए। वो तो केस ऑलरेडी जो है वहां पे रजिस्टर हो जाता है ना आपका। आपने एक जी। अननोन पर्सन के नाम पे केस कर दिया कि भाई अननोन पर्सन XYZ ने मेरे नाम पे जो है वो ये कर दिया है, केस वो मेरे खिलाफ एक ऑफेंस किया। मान लीजिए कोई आदमी आया, आपका कोई दोस्त था, मार्केट में जा रहा था और आपके दोस्त को धक्का मार के मतलब गाड़ी से हिट करके चला गया। अब ना आपको गाड़ी का नंबर पता है ना आपको उस आदमी का पता, तो आपने अननोन के नाम से एक FIR कर दी। अब जी। पुलिस ने छानबीन किया, CCTV निकाला, दूसरे दिन जो है उस आदमी की गाड़ी का नंबर और उस आदमी का पता चल गया। तो कहने का मतलब है कि अब वो जो दूसरा दिन आपका हो गया, उस दिन से आपका स्टार्ट होगा जो है वो टाइम पीरियड। ठीक है, ये बेसिकली कहने का मतलब है। फिर कह रहे हैं कुछ टाइम पीरियड एक्सक्लूड होंगे कंप्यूट करने के टाइम में। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, किसी ने केस ड्यू डिलीजेंस में गलत कोर्ट में कर दिया, है ना, आपको कोर्ट X में करना था, आपने Y कोर्ट में केस फाइल कर दिया और केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 2 साल बीत गया। 2 साल के बाद आपको पता चला कि अरे नहीं, मुझे तो केस X में करना था। तो अब 2 साल के बाद आप X कोर्ट में जा रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई 2 साल हो गया, अब कहाँ आप आ रहे हैं, अब तो हम थोड़ी कॉग्निजेंस लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, हम ड्यू डिलीजेंस लिए बट हम गलती से गलत कोर्ट में चले गए थे, है ना। इसकी अपील भी मान लीजिए आपने फाइल कर दी सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में जाकर पता चला कि भाई आपने जो लोअर कोर्ट से जजमेंट लाया है वो गलत लाया है। तो अब इसका जो फ्रेश केस आप फाइल करेंगे उसके लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये इंक्लूड नहीं होगा, वो आपको उसकी राहत मिलेगी। ये बेसिकली हमारा सेक्शन 516 का क्लाउज 1 कहता है। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपके केस करने के ऊपर इंजंक्शन लगा होता है, कोई ऑर्डर होता है कि आप इस टाइम तक अभी केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब तक वो इंजंक्शन वो ऑर्डर रहेगा तब तक का जो टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। होता है ना कभी कोर्ट में कुछ गए और लोग को केस में जो स्टेटस क्यों लग जाता है कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई कुछ नहीं इसमें करेगा, है ना, मामला वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना है ना। आपने केस कोई केस फाइल कर सकते हैं ना, दूसरा पार्टी कोई केस फाइल कर सकते, कोई भी सिचुएशन में। कुछ सिचुएशन में ऐसी होता है कि आपको जो है गवर्नमेंट से कंसर्न, जैसे आपने पढ़ा था पहले कि गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके खिलाफ आपको केस करना है कि उसने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय कोई ऑफेंस कर दिया कुछ, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती। तो परमिशन लेने पहले आप गए, तो परमिशन लेने में मान लिया 2 महीना लग गया या साल लग गया पूरा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, और आपका इधर टाइम निकल गया, तो फिर आपका कोर्ट तो कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं ना। तो कह रहा है कि ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपका काउंट नहीं होगा। बट जब आप कंसेंट लेने जाएंगे, सैंक्शन लेने जाएंगे, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया और जिस दिन आपको सैंक्शन मिला बस वो 2 दिन काउंट होगा। बाकी का जो पीरियड है जो गवर्नमेंट ने लिया परमिशन देने में, सैंक्शन देने में, कंसेंट देने में, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। इन कंप्यूटिंग द टाइम रिक्वायर्ड the obtaining of the consent or sanction, the government or any authority, the date on which the application was made for obtaining the consent and sanction, and the date receipt of the order of the government or other authority shall both be excluded. अच्छा इसमें है, सॉरी, एक सेकेंड, इनके एक्सक्लूडेड। अच्छा इसमें एक्सक्लूडेड, चलिए मैं लिमिटेशन का पढ़ रहा हूँ, लिमिटेशन में इंक्लूडेड है ये, एक्सक्लूडेड कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। ये आपका एक्सक्लूडेड कह रहा है, दैट मीन्स कि आपका वो दोनों दिन भी काउंट नहीं हो, जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिस दिन आपको सैंक्शन मिल रहा है, वो दोनों दिन भी जो है आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। हम्म,
ठीक है, उसके बाद हाँ, कि जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट में आपको केस करना है वो क्या है, वो एब्सेंट है इंडिया से, या अवॉइड कर रहा है अरेस्ट का, या एब्सकॉन्डेड है, या अपने आप को छुपा रहा है, तो ये जितना भी टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, फिर जिस दिन कोर्ट क्लोज होगा वो दिन काउंटिंग है। मान लीजिए कि आपको केस फाइल करना है, कंप्लेन करना था, ठीक है, अब कंप्लेन करने गए, आपका आज ही दिन जो है वो 6 मंथ आपका कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, और आप आज अपने आखिरी दिन पे केस फाइल करने गए और इस दिन कोर्ट जो है वो क्लोज है, ठीक है, तो कह रहा है कि वो दिन फिर काउंट नहीं होगा, आपको नेक्स्ट डे जो है वो मिल जाएगा, इस दिन पे आप केस फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल ही आपका डेट हो रहा है, 6 महीना कंप्लीट हो रहा है, अब जो है वो कल तो संडे है, ठीक है, परसों मान लीजिए कोई चीज की छुट्टी हो गई मंडे को भी, तो अब आपका जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा वो दिन आपका डेट माना जाएगा। अगर उस दिन आपने केस नहीं फाइल किया तो फिर आपका 6 महीना खत्म। ठीक है, ये बस चीजें आपको ध्यान रखना। कंटिन्यूइंग अगर ऑफेंस है तो जिस दिन से कोई नया केस स्टार्ट होगा उस दिन से आपका फिर से फ्रेश डेट आपको मिलती रहेगी। जैसे कि आपका एबडक्शन क्या है, एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ना। एक इंसान को अगर आपने दिल्ली से उठाया पहले, ठीक है, उसको मुंबई लेके गए, तो जिस दिन मुंबई पहुंचा उस दिन से आपका एक डेट स्टार्ट हो गया। अब मुंबई से उठा के उसको फिर कोलकाता लेके गए, तो जिस दिन उसको कोलकाता ले गए उस दिन से फिर एक डेट स्टार्ट हो गया। कोलकाता से उठा के उसको पुणे लेके गए, तो पुणे से फिर एक नया डेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में जो लिमिटेशन पीरियड रन होगा एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यू, जिस दिन से वो एक फ्रेश नया मतलब कंटिन्यू होगा वो ऑफेंस, फिर से आपको एक फ्रेश पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट है आपका एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन, कुछ कुछ केसेस में कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो आपका पीरियड जो है उसको एक्सटेंड करते हैं, कि भाई आप क्यों डिले हुआ, आप कोर्ट के पास लेके गए ग्राउंड और कोर्ट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलिए परमिशन देते हैं, और आपको बोल देगा लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट बोल देगा ठीक है कोई बात नहीं हम कॉग्निजेंस ले लेंगे, कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलिए फाइन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ये 3 सेक्शन है इंपॉर्टेंट, इन तीनों को बस देख लेते हैं। इनहेरेंट पावर बेसिकली आपका वो पावर होती है जिसमें ये होता है कि भाई कोर्ट कुछ अपना माइंड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अप्लाई कर सकती है, जनरली अगर हम कहें तो। क्योंकि देखिए कोर्ट का क्या है, कोर्ट हमेशा लॉ के ऊपर चलेगी, जो लॉ में लिखा है उसी चीज को उसको मानना है ना। लेकिन लेजिस्लेचर इतना दूरदर्शी तो नहीं है कि हर पॉसिबल सिचुएशन को जो है वो राइटिंग में लिख दे और कोर्ट उसके ऊपर चलता रहे और जस्टिस प्रोवाइड करता रहे। तो इसलिए कुछ इनहेरेंट पावर दी गई कोर्ट को कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस आप इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होंगी नहीं होंगी वो सिचुएशन पर डिपेंड करती है, लेकिन उसका पर्पस बताया गया कि क्या है, कि nothing in this Sahita shall deem to limit or affect the inherent power of the High Court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this Sahita. पहला, to any order under this Sahita to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the end of the justice. न्याय देने के लिए abuse the process of the court का क्या मतलब है? कोर्ट का टाइम मान लीजिए खराब हो रहा है ना, आपने एफआईआर कर दी, ठीक है, एफआईआर क्या है, एफआईआर तो कैंसिल हो नहीं सकती है ना, लोअर कोर्ट तो नहीं कैंसिल कर सकता। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इस एफआईआर में क्या सिचुएशन बनी है, एफआईआर में ये सिचुएशन कि एफआईआर में कुछ है नहीं, बट बेकार में लोअर कोर्ट के पास ये मामला चलता रहेगा और चलने से उस कोर्ट में अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है और टाइम भी खराब हो रहा है उस कोर्ट का, तो आप इस एफआईआर को क्या कर दो, क्वॉशिंग कर दो। ठीक है, चार्जशीट को पुलिस ने लगाई है, अब इस चार्जशीट को देखा गया कि भाई इस चार्जशीट में तो कुछ होना जाना है नहीं, कोई उतना मटेरियल मिला नहीं, लेकिन इसके ऊपर हम केस और चलाएंगे तो 3 साल केस चलेगा, टाइम बेकार में कोर्ट का खराब होगा, तो चार्जशीट को कॉश कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो एफआईआर है, चार्जशीट है, इन सबसे अगर कोर्ट का टाइम खराब हो रहा है, कोर्ट का प्रोसेस का बेकार हो रहा है ना, एंड ऑफ जस्टिस के लिए हमें जरूरी है ये ऑर्डर करना, तो वो ऑर्डर पास कर सकती अपना इनहेरेंट पावर यूज करके। अब इनहेरेंट पावर कहाँ कहाँ किन किन चीजों में जो है वो कोर्ट यूज कर सकती है, तो उसके लिए एक केस है हमारा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है,
हरियाणा वर्सेस भजन लाल, ठीक है। ये केस है आपका 1992 का। इसमें कहा गया है कि कुछ कुछ सिचुएशन है जहां पे कोर्ट इनहेरेंट पावर अपना यूज कर सकती है, जहां पे एफआईआर और कंप्लेंट जो है उसको देखने से लग रहा है कि कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो उसको कॉश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इनहेरेंट पावर, ठीक है। व्हेन द एलिगेशन इन एफआईआर कंप्लेंट इवन इन टेकन ऑन फेस वैल्यू डू नॉट प्राइमा फेसिया कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, भाई उसको देख के ही लग रहा है कि एफआईआर में कोई ऑफेंस ऑफेंस नहीं है, झूठा मुकदमा कर दिया, अब बेकार में लोअर कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो एफआईआर को कॉश कर दो, खत्म करो, पार्टी छुट्टी होगी, उसके अपना जाएगा, अपनी जिंदगी काटता है, कोर्ट का भी एक केस कोर्ट के ऊपर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। Where there is a legal bar against the institution or continuation of the proceeding, ठीक है, कि भाई जो केस है उसको इंस्टीट्यूट करने में, उसको कंटिन्यू करने में एक लीगल बार है, ठीक, तो उस सिचुएशन में फिर जो केस है उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है, और एक्यूज के अगेंस्ट में कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है उस केस में आगे बढ़ने, ठीक है, मतलब एकदम बेकार सा एलिगेशन है केस में पूरा का पूरा, है ना, उसको केस को आगे बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, और एक्यूज के अगेंस्ट में जो भी ग्राउंड है वो एकदम बेसलेस है, ठीक है। तो इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर को यूज कर सकते हैं, ठीक। जनरली जो एग्जाम में आपका सवाल आता है इनहेरेंट पावर से इतना कुछ नहीं आता, उसमें बस इतना पूछा जाता है कि किन किन ग्राउंड पे इनहेरेंट पावर को यूज किया जा सकता है, तो 3 लाइन इसको याद रखिएगा। इनहेरेंट पावर कैन बी यूज टू गिव इफेक्ट द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, ठीक है, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, और तीसरा टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ये 3 वर्ड याद रखना है, बस यही पूछा जाता है एग्जाम में एमसीक्यू में कि किस चीज को एक्सरसाइज करने के लिए इनहेरेंट पावर का यूज हो सकता है, ठीक है, टू गिव इफेक्ट द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट, ठीक है, अंडर दिस संहिता, टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए इनहेरेंट पावर यूज की जा सकती है। अब ये 2 नए सेक्शन हैं 529 530, आप इसको देख सकते हैं। 529 जो है वो बात करता है कि एक सेकेंड, सॉरी 529 कह रहा हूँ, 536 इधर है, सॉरी, 536 है, 536 ही दिखा रहा है, 531 तक तो दिए एक सेक्शन सेकेंड, ट्रायल नहीं, 30, सॉरी सॉरी सॉरी, 336 था वहां पे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, एक मिनट, हाँ 529 एंड 530, सॉरी 529 एंड 530। 529 बात करता है हमारा कि जो केस है, मान लीजिए, है ना, फाइव 336, अच्छा 336 वो दूसरा सेक्शन है, ठीक है। एक तो ये कह रहा है आपका ये 3530 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारा जो कि नया ऐड हुआ है, ठीक है, और एक सेक्शन है जिसको मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा बाद में, 336, 536 में कह रहा था 336, है ना, इसको भी हम बाद में चलेंगे इसके ऊपर, पहले इसको देख लीजिए आप, ये दोनों सेक्शन 529 एंड 530। 529 कहते हैं कि एवरी हाई कोर्ट शैल शो एक्सरसाइज दैट सुपरिटेंडेंस ओवर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट as to ensure that there is an expedient and proper disposal of the case by the judges and magistrate। अब देखिए जो होता है ना, आप लोग सुनते हैं कि जजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि इसको डिस्पोज ऑफ करने का, तो इनको एक टारगेट दिया जाता है, कितने केसेस आपको डिस्पोज ऑफ करने हैं, जितना ज्यादा केस डिस्पोज ऑफ करेंगे उतना जल्दी इनका प्रमोशन होगा, सारी चीजें। तो इन सब चीजों का जो ध्यान कौन रखेगा, हाई कोर्ट रखता है ना, कुछ भी इनको करना होता है तो इनको हाईकोर्ट से परमिशन, आप लोगों ने सुना होगा मजिस्ट्रेट को हाईकोर्ट से परमिशन लेनी होती है, कहीं पब्लिक गैदरिंग में जा रहे कुछ कर रहे हैं तो हाईकोर्ट से इनको परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हाईकोर्ट सुप्रिटेंड करेगा, इनको देखेगा सारी चीजें कि ये लोग सारा काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई भी गड़बड़ी होती है तो हाईकोर्ट से सीधा इनको नोटिस पहुंच जाता है, ठीक है। 530 जो है इंपॉर्टेंट है हमारा, 530 कहता है ट्रायल एंड प्रोसीडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ये जो हमारा पूरा जो सिस्टम है इसको ऑनलाइन करने की बात करता है,
कह रहा है कि भाई कोई भी ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है संहिता में, इंक्लूडिंग इशुएंस, सर्विस, एग्जीक्यूशन ऑफ समन और वारंट, examination of complaint and witness, recording of evidence in inquiry and trial, and all appellate proceeding or any other proceeding may be held in electronic mode by using electronic communication or use of audio video electronic message. मतलब कल की डेट में ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि कोर्ट वोट की कोई जरूरत ना पड़े, सारे वकील अपने घर में बैठ के एकदम जैसे कोर्ट में आपने देखा था, घर में बैठ के वहीं से हेयरिंग दे रहे हैं, जो अथॉरिटी है वो जेल में बैठ के वहां से जो भी अपने एक्यूज उनको दिखा दे रही है, जज जो है अपने घर से बैठ के जो है अपना जज का वो चला रहा है। कहने का मतलब ये चीजें पॉसिबिलिटी है कि हर चीज का कह दिया है कि हम उसको अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं। किसी को वारंट भेज सकते हैं, किसी को समन भेज सकते हैं, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो सकता है, विटनेस का एग्जामिनेशन हो सकता है, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, मतलब कोई भी गवाह मान लीजिए कहीं दूर है तो उसको बुलाया पूछा जा सकता है, मतलब ऑनलाइन उसकी गवाही वगैरह हो सकती है। जो ट्रायल है पूरा का पूरा वो ऑनलाइन चल सकता है, और जो भी एपेलेट प्रोसीडिंग है ना, और जो अदर प्रोसीडिंग है वो भी सब ऑनलाइन हो सकती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि वही सिस्टम पूरा टीवी वगैरह लगा के, माइक वगैरह सब लगा के हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब इसी में एक लिंक सेक्शन है, उसको बस देख लीजिए आप लोग। 336 जो रह गया था हमारा, दैट इज आपका ये एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। अब देखिए ऐसा होता है कि हर ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट का जो बेसिकली काम करता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक जगह पे काम करता है ना। आप लोग सुनते होंगे तबादला होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो भाई पुलिस ऑफिसर कोई है, उसने आज रिपोर्ट बनाई, वो आज मान लीजिए आसनसोल में था, कल वो जो है वो कोलकाता चला गया, उसका ट्रांसफर हो गया, है ना। कोई आज इस पोस्ट ऑफिस में काम करता है, कल की डेट में किसी और पोस्ट ऑफिस में चला गया, ट्रांसफर हो गया। कोई एक्सपर्ट है फॉरेंसिक का, वो आज दिल्ली में बैठा है, कल जो है हो सकता है वो नासिक चला जाए, पुणे चला जाए। तो इनकी जो रिपोर्ट्स होंगी उनको कौन प्रेजेंट करेगा, है ना, क्या उनको वहां से बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, उन सब चीजों की जो है बात ये 336 हमारा करता है। ये कहता है कि व्हेन एनी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर, है ना। भाई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तो हर टाइम एक ही जगह पे तो नहीं रहेगा, इसका भी तबादला होता रहता है। इज purported टू बी यूज एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। भाई उसका यूज होगा कैसे, एज एविडेंस इंक्वायरी ट्रायल में। तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट कह रहा है क्लाउज 1, सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर इज आइदर ट्रांसफर, रिटायर और डाइड, या तो उसका ट्रांसफर हो गया है, वो रिटायर हो गया है, या उसकी डेथ हो गई, या वो पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर जो है कैन नॉट बी फाउंड और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग डिस्पोजिशन। भाई अब वो बेड रेस्ट पे है, मतलब मरा नहीं है बट वो ऑफिसर मतलब एकदम अधमरी हालत में है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, वो आ नहीं सकता है कोर्ट में, या उसका वो खो गया, उसका कोई आता पता नहीं कहाँ है, वो जिंदा है या मर गया। ठीक है, या सिक्योरिंग प्रेजेंस ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर इज लाइकली टू कॉज डिले इन होल्डिंग द इंक्वायरी, ट्रायल और द प्रोसीडिंग। वो मान लिए चला गया है आपका दुबई, है ना, काम वाम सब अपने छोड़ छाड़ के, जो पैसा वैसा कमाया उससे वो दुबई में शिफ्ट हो गया। अब उसको वहां से लाना है तो बड़ी उससे टाइम खर्चा होगा हमारा बहुत ज्यादा, है ना। कहने का मतलब ये कि नहीं दुबई से आ जाएगा, मतलब उसको प्रोसेस करना होगा ना, ऐसा थोड़ी कि जाएंगे उठाएंगे ले आएंगे, तो उन सब में उसका टाइम लगेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका जो सक्सेसर ऑफिसर होगा उसकी प्रेजेंस से हम उन चीजों को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, द कोर्ट शैल सिक्योर प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफिसर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिशियल हु इज होल्डिंग दैट पोस्ट एट दैट टाइम ऑफ सच डिस्पोजिशन टू गिव डिस्पोजिशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, है ना। जो उसके बाद जो उसकी पोस्ट पे आएगा वो जो पर्सन होगा उसको हम बुला के उससे उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, उसका डिस्पोजिशन ले लेंगे। लेकिन कब, जब वो जो रिपोर्ट है वो इन क्वेश्चन होगी, है ना। तब ऐसा नहीं कि भाई आप डॉक्यूमेंट है, किसी ने मान लिया ये बना के दिया हमको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर ने बना के दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो हम थोड़ी उसको बुलाएंगे किसी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी ने कह दिया कि भाई ये जो इसमें लिखी हुई है बात है ना ये गड़बड़ है, ये कैसे डॉक्टर ने लिख दिया, इस तरीके से लिखा है तो मौत इस तरीके से होगी, क्वेश्चन हो गया उस पर कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट बना है पोस्टमार्टम इसमें गड़बड़ी हुई। तो अब जो उसका सक्सेसर होगा उसको बुला के यहाँ पे सवाल जवाब किया जा सकता है, उससे उसका जो ओपिनियन है, जो सारी चीजें वो ली जा सकती है। ठीक है,
और ये उनका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। ठीक है, वो पर्सन जो है हमारा, उसको अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट को बुलाया जा सकता है तो हो सकता है ना, ये जो सक्सेसर है उसको भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से बुलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट हर जगह पे हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को जो है वो एक मोड बना दे जिसके थ्रू हम केस में ज्यादा चीजों को ऐड ऑन कर सकें। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई कहता ना कि सबूत के कमी की वजह से कोई ऐसा ना हो कि भाई छोड़ा जाए, है ना, सारी पॉसिबिलिटी कर लेंगे भाई, चलो ठीक है वो आ नहीं सकता तो चलिए ऑडियो वीडियो करके उसका जो है हम गवाही ले लें, है ना, डॉक्यूमेंट जो है वो भेज नहीं पा रहे हैं, ऐसे कुरियर से नहीं जा रहा तो उसको व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ इसलिए ऐड की गई। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं, यही है बस आपका, और इसके अलावा और बीएनएस में उससे ज़्यादा जो हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ आएगा नहीं। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको मोर देन इनफ है।